हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम अप्रैल महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि मार्च का कंप्लीट हो चुका है और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल अफेयर्स। तो ये टॉपिक हर एग्जाम में आने वाला एक टॉपिक है और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो हर बच्चे को नहीं आता होगा। तो यहीं से हम एक नंबर एक्स्ट्रा जो है वो ग्रास्प कर सकते हैं, एक नंबर ले सकते हैं, जिससे हमारा कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है। तो इसलिए आपने इस टॉपिक को ध्यान से सुनना है और बिल्कुल लास्ट तक जो है वो वीडियो को जरूर देखना है। बट सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू इसको लॉगिन कर लें। देन क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप इसको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका प्राइस यार बहुत ही कम है, एक बार आप भी देखेंगे तो हम बहुत ही कम प्राइस पे इसको आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम आपको प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। इसके अंदर आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और इसमें आपको मिलेंगे मंथली करंट अफेयर्स। तो डेली आपका रिवाइज हो जाएगा, डेली में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको मिलेगा क्विज, ताकि आप डेली इस क्विज को अटेम्प्ट कर सको और देख सको यार कि कितने करंट अफेयर जो हैं वो उसमें हम रिटेन कर सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं। ऐसे ही आपको साप्ताहिक करंट अफेयर मिलेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो साप्ताहिक करंट अफेयर में भी आपको टॉप 60 करंट अफेयर्स मिल जाएंगे पर्टिकुलरली उसी हफ्ते के। इसमें आपको क्विज मिल जाएगा, डिटेल करंट अफेयर की पीडीएफ में मिल जाएगी वीकली, ताकि आप उसको दोबारा दोबारा रिवाइज कर सको। फिर मंथली में आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज जो है वो करंट अफेयर्स मिलेंगे और आपको कई कैटेगरीज में मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको टॉप 100, जैसे यहाँ पे टॉप 60 है वीकली, वैसे यहाँ पे टॉप 100 करंट अफेयर्स में मिलेंगे, ताकि आप फटाफट अपने एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर सको। तो ये तो हो गया डेली, वीकली और मंथली। इसके बिना हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बिना मिलेंगे आपको स्पेशल करंट अफेयर्स। स्पेशल का मतलब है जैसे कि कोई बैंकिंग का एग्जाम है तो बैंकिंग के लिए हम अलग से करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो इसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी का सेशन सबसे अलग से लिया जाता है, जिसमें हम आपको क्विज प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको बैंकिंग के रिलेटेड पीडीएफ में मिलेंगी। और हम स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे कोई एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्जामिनेशन है जैसे, तो उसमें आपको ये करंट अफेयर एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए मिल जाएंगे। ऐसी कोई और एग्जाम आता है उसके लिए भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो नेशनल लेवल का एक बड़ा एग्जाम होगा स्पेशली बैंकिंग से रिलेटेड। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टेट करंट अफेयर्स जो हैं यहां से मिल जाएंगे। और खास बात क्या है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं, तो स्टेट स्पेसिफिक आपको जीके यहां से मिल जाएगी। टॉपिक वाइज कंटेंट मिलेगा। मान लो आपको किसी एग्जाम के लिए सिर्फ अवार्ड्स रिवाइज करने हैं, आपको अपॉइंटमेंट्स रिवाइज करनी है, आपने स्पोर्ट्स वाला रिवाइज करना है, डिफेंस वाला रिवाइज करना है, गवर्नमेंट स्कीम्स रिवाइज करनी है, तो आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर यहां से मिल जाएंगे। पर्टिकुलरली हर मंथ हम उसको बनाते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो नेशनल अफेयर जैन से लेकर दिसंबर तक अपडेट कर दिया गया है इसमें। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये 2022 का, लेकिन 2023 में आपको मंथ वाइज मिल जाएगा। जब पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे साल का भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें कोई अलग अलग परचेज करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको एक ही पीडीएफ के अंदर जो है वो मिलेंगी, एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको सारी चीजें जो हैं वो मिल जाएंगी। तो फटाफट आप अपनी प्रेपरेशन के लिए अफेयर्स क्लाउड के साथ जुड़ें, उसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड आपको पता है कि किस तरह से करना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर आप करंट अफेयर्स को 1 साल के लिए और 2 साल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। यार प्राइस बहुत ही कम है, लेकिन उसके ऊपर भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर ASH10 कोड को आप यूज करोगे। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@affairscloud.com, या इस नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपकी हर क्वेरी का जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अप्रैल महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इंटरनेशनल अफेयर्स। और पहला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री को रिसेंटली रिमूव कर दिया गया है हाई रिस्क थर्ड कंट्री ज्यूरिसडिक्शन से, और ये रिमूव किसने किया है, यूरोपियन कमीशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन की तरफ से। तो एक तरह से आप कह सकते हैं सिंपल वर्ड में कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से इस कंट्री को हाई रिस्क थर्ड कंट्री ज्यूरिसडिक्शन से रिमूव कर दिया गया है। मतलब वो कंट्रीज जो कि खतरा है किसी और कंट्रीज के लिए, उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं, और ये कंट्री है हमारे पास पाकिस्तान। तो आंसर क्या होगा इसका, एक होगा। तो इससे क्या होगा, पाकिस्तान के लिए फायदा है क्योंकि उनकी बिजनेस कंडीशंस जो है वो इंप्रूव हो जाएंगी, वहां पे लोग बिजनेस करेंगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ सकती है। और पाकिस्तान जो है वो अब यूरोपियन यूनियन की सिक्योरिटी में नहीं रहेगा, मतलब वो अपना इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से फाइनेंस ले सकते हैं, कोई चेक रखने की जरूरत नहीं है। ऑडिटिंग जो है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई एक्सटर्नल अकाउंटेंट वहां पे नहीं आएगा उस चीज को चेक करने के लिए। तो काफी सहूलतें जो है वो इस चीज से मिल चुकी हैं पाकिस्तान को। तो दिसंबर 2022 में ये लिस्ट को अपडेट किया गया था यूरोपियन कमीशन की तरफ से, और उसमें और भी कई कंट्रीज को जो है वो रिमूव कर दिया गया, क्योंकि वो कंट्रीज को जनरली रखा जाता है इसके अंदर जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं,
जो कि आप कह सकते हो फाइनेंस करते हैं टेररिज्म को, लेकिन अब उन्होंने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग काम करने स्टार्ट कर दिए हैं और टेररिज्म के फाइनेंस के ऊपर जो है वो रोक लगाने की कोशिश की। उन्होंने ऐसी कुछ पॉलिसीज बनाई हैं। तो और भी कई कंट्रीज हैं पाकिस्तान के साथ, जैसे कि कॉन्गो है, जिब्राल्टर है, और उसमें मोज़ाम्बिक है, तंजानिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, लेकिन अब ये कंट्रीज जो हैं वो रिमूव कर दी गई हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी अमेरिकन स्टेट है जिसने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि हिंदू फोबिया को हमने कंडेम करना है, हम उसके खिलाफ जो है वो बोलेंगे। जो लोग हिंदुइज्म से या हिंदू से डरते हैं या एंटी हिंदू बाइगॉटरी, मतलब आप कह सकते हो हिंदुओं के खिलाफ जो है वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो एक रेजोल्यूशन उसके खिलाफ पास किया है। तो बहुत ही अच्छा निर्णय जो है वो लिया गया है। ये जॉर्जिया के जो स्टेट है उसकी तरफ से लिया गया है, जो कि कहां पे स्थित है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। तो फर्स्ट स्टेट है पूरी कंट्री के अंदर जिन्होंने ऐसा कोई रूल पास किया है कि यार हिंदुइज्म मतलब बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वहां पे भी ऑलरेडी बहुत बड़ी अमेरिकन हिंदू कम्युनिटी रहती है, मेजर कंट्रीब्यूटर हैं वो, लाइक मेडिसिन के क्षेत्र में, साइंस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। यार हिंदू फोबिया नहीं होना चाहिए, मतलब दिमाग में डर नहीं होना चाहिए हिंदुओं के प्रति, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपको इस चीज से बचाने के लिए रूल जो है वो जॉर्जिया की तरफ से पास किया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें बताया गया है कि साउथ एशिया जो है वो घर है 10 में से 9 ऐसे शहरों का जो कि बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड हैं। मतलब साउथ एशिया के अगर 10 शहर उठाओगे उसमें 9 शहर जो है वो ऐसे निकलेंगे जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड हैं। और ये रिपोर्ट किसकी तरफ से दी गई है? वर्ल्ड बैंक की तरफ से इस रिपोर्ट को पेश किया गया है और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर। मतलब क्लीन एयर, साफ सुथरा जो हवा है उसी को ढूंढ रहे हैं हमारी तरफ। तो इसमें बताया गया है कि जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर है PM 2.5 है स्पेशली, वो साउथ एशिया में बहुत ज्यादा प्रिवेल करता है, बहुत ज्यादा है, जिसके कारण जो है इसमें जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन है उससे लगभग 20 गुना ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर जो है वो हवा में आप कह सकते हो कि मौजूद है इन कंट्रीज के अंदर, खास करके साउथ एशिया के रीजन में। तो 10 में से 9 शहर जो हैं वो पोल्यूटेड ही आपको मिलेंगे, जिसमें से ढाका बांग्लादेश जो है वो जनरली टॉप पे आता है। और 60% जो पॉपुलेशन है साउथ एशिया की वो इन्हीं एरियाज में रहती है जहां पे जो पर्टिकुलेट मैटर है वो लगभग 35 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर होता है, 35 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जबकि WHO जो रिकमेंड करता है वो बहुत ही कम रिकमेंड करता है इसके अंदर। लेकिन जो WHO की हदायतें हैं वो 5 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर की हैं, लेकिन ये 35 माइक्रोग्राम मीटर क्यूब है। और रिपोर्ट ये भी कहता है कि 20% जो प्री मेच्योर डेथ्स होती हैं बांग्लादेश के अंदर वो भी एयर पोल्यूशन के कारण ही हो रही हैं। तो इसलिए हमें इस चीज को रोकना होगा और आगे भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो रिस्क पे बैठी हुई है, तो हमें हवा को साफ करना होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 4 अप्रैल 2023 को कौन सा जो कंट्री है वो 31st मेंबर बना है नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। और ये नाटो की एक फाउंडिंग एनिवर्सरी भी है, फाउंडिंग ट्रीटी एनिवर्सरी, जिस दिन वाशिंगटन ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी। नाटो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली एक ट्रीटी के जरिए जो है वो बनाई गई थी। तो ये कौन सी एनिवर्सरी है? तो कौन सा कंट्री सबसे पहले आपने याद रखना है शामिल किया गया है? फिनलैंड इसमें शामिल किया गया है और ये 74th एनिवर्सरी है नाटो की फाउंडिंग ट्रीटी की। तो आंसर तो यहां से क्लियर है कि क्या होगा, एक होगा। तो आपने याद रखना है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसको वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, और नाटो का हेडक्वार्टर जो है वो ब्रसल में है। इस चीज को भी आपने याद रखना है, ब्रसल बेल्जियम के अंदर। 74th एनिवर्सरी, क्योंकि 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन ट्रीटी साइन की गई थी, नाटो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इकट्ठी आई थी। तो स्पेशली एक फ्लैग रेजिंग सेरेमनी जो है वो नाटो हेडक्वार्टर्स पे की गई है और नाटो फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो इस मीटिंग के अंदर शामिल हुए हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अकॉर्डिंग टू इनफर्टिलिटी परवेलेंस एस्टीमेट 1990 से लेकर 2021 तक एक रिपोर्ट दी गई है, इनफर्टिलिटी परवेलेंस एस्टीमेट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस रिपोर्ट को दिया गया है अप्रैल के अंदर, और बताया गया है कि कितनी अडल्ट पॉपुलेशन, कितने % अडल्ट पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड जो है इनफर्टिलिटी को फेस कर रही है अपने पूरे जीवन काल के अंदर। और लगभग 17.5% पॉपुलेशन को, क्या आप देख सकते हो, रफली 1 in 6। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो 17.5% अडल्ट पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड जो है वो इनफर्टिलिटी को जो है वो अपने जीवन काल में महसूस कर रही है। और ये रिपोर्ट एक आप कह सकते हो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिपोर्ट है, जिसमें एस्टीमेट लिया गया है ग्लोबल लेवल पे भी, रीजनल लेवल पे भी, लोकल लेवल पे भी कि इनफर्टिलिटी जो है वो कितनी बढ़ रही है। और ये डाटा 1990 से लेकर 2021 तक है।
और ये खाने पीने की आदतों के कारण हो सकता है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है जिसके कारण हो सकता है। तो इनफर्टिलिटी का एस्टिमेट जो है वो बहुत ज्यादा है, 17.5% है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें बताया गया है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन जो हम कर रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, सोलर हो गया, तो इसके ऊपर आ रहे हैं, तो ये अभी भी ऑफ द ट्रैक है, मतलब अभी भी हम इतनी तेजी से नहीं कर रहे कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल टेम्परेचर जो हमने बढ़ने से रोकना है उसको रोक सकें। और ये ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये रिपोर्ट दी है वो है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बर्लिन के अंदर एक मीटिंग करती है, उसके अंदर बताया गया कि हम ठीक है तेजी से जा रहे हैं, ट्रांजिशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हम लाइक ग्लोबल क्राइसिस को इतनी तेजी से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। मतलब अभी भी हम लाइक जितनी भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका 40% हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कर रहे हैं, हम उसके ऊपर टारगेट के ऊपर है और ये अचीव भी हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कि हम 83% तक इसको लेके आए जल्दी से जल्दी, ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर बढ़ने से रोकना है उसको रोक सकें, जिसके कारण जो अगर ये हो जाता है तो बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो सकते हैं, सी लेवल राइज हो सकता है, बहुत से आइलैंड, बहुत सी कंट्रीज का एरिया जो है वो डूबने की कगार पे, जैसे कि इंडोनेशिया का आपको पता है कि जकार्ता जो है वो डूब रहा है, तो बहुत ही बुरे हालात जो है वो कई कंट्रीज में हो सकते हैं, खास करके जो समुद्री तट के बिल्कुल पास हैं। तो इसलिए हमें इसको रोकना होगा, लेकिन प्रोग्रेस जरूर कर रहे हैं, लाइक 40% तक पहुंच गए रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। हर कंट्री की तारीफ की गई है कि हम उसके ऊपर फोकस करें, खास करके इंडिया भी जो है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत तेजी से फोकस कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंट्री रिसेंटली 12th मेंबर बनी है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट ऑफ ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप? जनरली ये जो कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का, इसके अंदर 11 कंट्रीज शामिल हैं और इन 11 कंट्रीज ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि हम आपस में जो है वो फ्री ट्रेड किया करेंगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, चाइल है, इसमें जापान है, मलेशिया है, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, और ये 2018 में शामिल किया गया था। ये 11 कंट्री जो है वो इकट्ठी हुई थी मार्च 2018 में, और चिले में इसको साइन किया गया था एग्रीमेंट को। 12वीं मेंबर बनाई गई है इस ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर, और ये कंट्री हमारे पास कौन सी है? यूनाइटेड किंगडम। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो इस चीज को आपने याद रखना है कि यूनाइटेड किंगडम ऐसा पहला यूरोपियन नेशन है और फर्स्ट नॉन फाउंडिंग कंट्री है जिसने कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट, जो कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के नाम से फेमस है, उसको ज्वाइन किया है। तो इससे क्या होगा कि एशिया पैसिफिक का जो ब्लॉक है अब वो यूरोप के साथ जुड़ जाएगा, मतलब ट्रेड जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण जो है वो फ्री ट्रेड होगा। तो इसका मतलब चीजों की वैल्यू जो है वो साउथ एशिया की या एशिया की यूरोप में पहुंचेगी और सस्ती कीमत में वहां पे पहुंच सकती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी बात जो है वो इनमें से सही है? अगर हम 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट वर्ल्ड वाइड की एक रिपोर्ट देखें जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की तरफ से जो है वो पेश की गई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इवन आप वेरी इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें कि दिल्ली का जो एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका रैंक 9th है, मतलब 9th नंबर का ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट है पूरे वर्ल्ड का। और इन्होंने पेरिस का जो चार्ल्स दे गॉले एयरपोर्ट है फ्रांस के अंदर, उसको पीछे छोड़ दिया, मतलब इसका नाम जो है वो 10th नंबर पे आ जाएगा अब, लेकिन 9th नंबर पे कौन सा है? दिल्ली एयरपोर्ट। बिल्कुल सही बात है और आपने इस चीज को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। अटलांटा का जो हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कि यूएस में स्थित है, वो पहले नंबर पे सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में, और ये बात भी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है, ये सबसे टॉप पे है। दूसरे स्थान पे दल्लास का जो फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका दूसरा स्थान है। तीसरा स्थान डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका तीसरा स्थान है। इसका मतलब ये भी बात जो है बिल्कुल सही है, लेकिन आपने टॉप वाला याद रखना है और इंडिया का दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद रखना है कि 9th स्थान है उसका। सारी स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या होगा इसका? ऑल ए बी सी। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ए सर्वे पब्लिश्ड बाय द ग्लोबल मैगजीन, ग्लोबल मैगजीन का नाम क्या है? टाइम आउट, जो कि अप्रैल में पब्लिश की गई, कौन सा शहर इंडिया का जो है वो 19th स्थान पे आया है बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड की लिस्ट में? तो बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड की लिस्ट में 19th रैंक जिसने हासिल किया है वो है मुंबई, महाराष्ट्र। आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो अपने याद रखना है 19th रैंक है, और इसमें एक खास बात है कि मुंबई ऐसा एक ही शहर है इंडिया का जो इस लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन इस लिस्ट को टॉप किसने किया है? तो जर्मनी का जो बर्लिन शहर है वो इस लिस्ट में टॉप करता है, मतलब वर्ल्ड का बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बर्लिन के पास है। लेकिन साथ ही साथ याद रखना है दूसरे नंबर पे इसमें जो स्थान है वो प्राग का है, और चौथे नंबर पे जो नाम है वो किसका है? टोक्यो का। मतलब पहले पे बर्लिन,
दूसरे पे प्राग है, तीसरे पे जो है वो टोक्यो है, चौथा नहीं है, तीसरे पे जो है वो क्या आएगा, टोक्यो आएगा। तो इस चीज को आपने याद रखना है कि बर्लिन में सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो कि मोस्ट रिलायबल है, सेफ है, कंफर्टेबल है, और मुंबई जो है वो 19th नंबर पे है। इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट में शामिल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अप्रैल 2023 में कौन सा कंट्री ऐसा पहला कंट्री बन गया है जिसने एक वैक्सीन को अप्रूव किया, जो कि मलेरिया की वैक्सीन है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से इस जो वैक्सीन को डेवलप किया गया है, इसका नाम है R21 या मैट्रिक्स एम के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये फर्स्ट कंट्री कौन सी है? रिपब्लिक ऑफ गाना। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो फर्स्ट कंट्री जिसने इस वैक्सीन को अप्रूव किया है वो रिपब्लिक ऑफ गाना है, और वैक्सीन को अप्रूव किया गया है गाना फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की तरफ से। और R21 या मैट्रिक्स एम वैक्सीन इसको कह सकते हैं। इसको बच्चों को दिया जाएगा जिनकी आयु 5 से लेकर 36 महीने के बीच में है, 5 महीने से लेकर 36 महीने के बीच में है, और जिनको मलेरिया होने का बहुत ज्यादा खतरा है, उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। और वैक्सीन जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो आप कह सकते हो वैक्सीन टारगेट है 75% एफिकेसी का, ये उसको क्रॉस कर जाती है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट वैक्सीन है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से बनाई गई है। नाम याद रखना है, R21 या मैट्रिक्स एम के नाम से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है रिसेंटली जो एक रिपोर्ट रिलीज करती है, द स्टेटस ऑफ वुमेन इन एग्री फूड बिजनेस। नाम से पता लग रहा है कि वुमेन का स्टेटस बताया गया है कि एग्रीकल्चर और फूड बिजनेस के अंदर उनका कितना योगदान है। और इसमें यह बताया गया कि जेंडर गैप बहुत ज्यादा है एग्री फूड सिस्टम के अंदर। अगर हम इस चीज को खत्म कर देते हैं तो हम ग्लोबल इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं, उसको बूस्ट कर सकते हैं। और नाम से पता लग रहा है एग्री फूड से रिलेटेड है, तो ये रिपोर्ट किसने दी होगी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को दिया होगा। तो ये रिपोर्ट का नाम है स्टेटस ऑफ वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम। तो वो कहते हैं कि अगर इस चीज के अंदर इनइक्वालिटी को हम खत्म कर दें एग्री फूड बिजनेस के अंदर, तो हम ग्लोबल इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। और ग्लोबल इकोनॉमी भी जो है वो नियरली 1%, मतलब लगभग $1 ट्रिलियन जो है वो क्या हो सकती है? इंप्रूव हो सकती है, अगर कोई भी जेंडर गैप जो है वो फार्म प्रोडक्टिविटी में ना हो, या फिर कोई भी जो उनको पैसे मिलते हैं उसमें कोई गैप ना हो मेन और वुमेन के अंदर, तो हम जो है वो इस चीज को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि करंटली क्या है कि अगर आदमी $1 जो है वो कमा रहा है किसी जगह से, तो औरत को 82 सेंट्स ही मिल रहे हैं, मतलब लगभग 82% के आसपास जो है वो उनको पैसे मिल रहे हैं, पूरे पैसे नहीं मिल रहे हैं। और साथ साथ जो है वो कितनी औरतें काम कर रही हैं एग्री फूड बिजनेस के अंदर? 36% के आसपास औरतें जो हैं वो काम कर रही हैं एग्री फूड बिजनेस के अंदर, जबकि मेन जो है वो 38% के आसपास है। तो यहाँ पे भी जो आप देख सकते हो 2% का गैप है। तो रिपोर्ट जो है वो 2010 से पब्लिश की जा रही है ताकि हम एग्री फूड बिजनेस चेन को और इंप्रूव कर सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज हैं इंडिया के साथ मिलके जिन्होंने ये अनाउंस किया है कि हम एक ऐसा डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम बनाएंगे श्रीलंका के लिए। मतलब ये कंट्रीज मिलके श्रीलंका को जो है वो निकालेंगी क्राइसिस से। इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो श्रीलंका में चल रहा है तो उससे निकालना है। फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बड़ा चल रहा है, 2022 से ही चल रहा है। पेट्रोल वो मंगवा रहे हैं और भी बहुत सी चीजें वो मंगवा रहे हैं। तो ये प्लान जो तैयार करेगा वो कौन कौन करेगा? इंडिया करेगा, इसमें फ्रांस करेगा और जापान करेगा। तो मतलब जापान और फ्रांस, तो आंसर तो यहां से क्लियर है, बोथ 2 और 3 होगा। तो याद रखना है इंडिया, जापान और फ्रांस ने ये अनाउंस कर दिया कि हम कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके बातचीत करके, क्रेडिटर से बातचीत करके हम श्रीलंका को इस क्राइसिस से निकालेंगे, उनके लिए एक रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम जो है वो निकालेंगे। तो तीनों कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर मिलते हैं और इसके ऊपर जो है वो चर्चा की जाती है। तो इसमें बताया जाएगा कि कौन सी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो श्रीलंका को पैसा देंगी, किस तरह से पैसा जो है वो उन ऑर्गेनाइजेशंस को वापस किया जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वेल्दीएस्ट सिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड वेल्दीएस्ट सिटी रिपोर्ट 2023 जो कि किसकी तरफ से रिलीज की गई है? हैनले एंड पार्टनर्स की तरफ से रिलीज की गई अप्रैल के महीने में। कौन सा शहर पूरे वर्ल्ड में टॉप करता है जिसके पास 3,40,000 मिलीनियर्स हैं 2022 के अंदर? तो कौन सा शहर इसमें टॉप करता है? न्यूयॉर्क इसमें टॉप करता है। और आपने साथ में बताना है कि मुंबई का रैंक कौन सा है, क्योंकि मुंबई में लगभग 59,400 मिलीनियर जो हैं वो शामिल हैं। तो मुंबई का रैंक जो है वो यहाँ पे है 21st। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या होगा? 4 होगा। न्यूयॉर्क यूएसए 21st।
तो आपने याद रखना है ये रिपोर्ट किसने पेश की है, हेले एंड पार्टनर्स, जो कि एक इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म है। इनकी रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट। और ये कहते हैं कि न्यूयॉर्क के अंदर 3,40,000 मिलीनियर्स हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी शहर में सबसे ज्यादा हैं। और 58 बिलीनियर्स हैं न्यूयॉर्क के अंदर, वो भी सबसे ज्यादा हैं। 2022 का ये इन्होंने आंकड़ा लिया है। न्यूयॉर्क के बाद दूसरा स्थान जो आता है वो किसका आता है, टोक्यो का। फिर आता है कैलिफोर्निया बे एरिया का, जो कि यूएसए में ही है। फिर आता है लंदन हमारे पास, और फिर आता है सिंगापुर। आप पहले दो स्थान जो है वो खास तौर से याद रखेंगे। और इसमें पूरे सर्वे के अंदर टोटल कितने शहर लिए गए, 97 शहरों को शामिल किया गया था। और 9 अलग अलग रीजन इसमें शामिल किए गए थे, जैसे कि अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ईस्ट एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, इस तरह से इन्होंने टोटल 9 जो रीजन है वो शामिल किए थे। मुंबई का स्थान जो है वो 21st स्थान है। लगभग 59,400 मिलीनियर्स जो है वो इसमें हैं, और साथ ही साथ 29 बिलीनियर भी जो है वो शामिल हैं मुंबई से। और इससे पता लग रहा है कि अगर हम 2012 से कंपेयर करें 2022 तक, तो आप लगभग 65% का इंक्रीज जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। क्या और भी इंडिया के कोई शहर शामिल हैं? इसमें और भी कई इंडिया के शहर शामिल हैं, जैसे कि दिल्ली का स्थान जो है वो इसमें 36 नंबर पे है, जिसमें 16 बिलीनियर्स जो हैं वो दिल्ली से हैं। और इसके बाद स्थान जो आता है वो बेंगलुरु कर्नाटका का आता है। बेंगलुरु कर्नाटका से 8 बिलीनियर्स हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 रिपोर्ट, जो कि पब्लिश की गई यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की तरफ से, इंडिया ने चाइना को ओवरटेक कर लिया है और इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है वो बन चुका है पूरे वर्ल्ड में। कितनी पॉपुलेशन के साथ? तो इंडिया में पॉपुलेशन यूएनएफपीए के अकॉर्डिंग जो है वो 142.86 करोड़ जो है वो हो चुकी है, जो कि सबसे ज्यादा है। जबकि ये इंक्रीज जो माना गया है ईयर ऑन ईयर, ये 1.56% ग्रोथ के हिसाब से माना गया है। तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है। अब इंडिया पहले नंबर पे आ चुका है, और चाइना की पॉपुलेशन जो एस्टिमेटेड है वो 142.57 करोड़ है। हम 0.86 करोड़ पे हैं। तो इस चीज के ऊपर हमें फोकस करना होगा कि किस तरह से इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को हम एसेट बना सकते हैं, हम उनको किस तरह से यूज कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट जनरली होता है कि वुमेन इन ए रिप्रोडक्टिव एज जो है वो 2.0 है। और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की इंप्रूव हो चुकी है। जो मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब ऑन एन एवरेज कितना जो है वो आदमी जी रहा है, तो 71 साल है। और फीमेल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो 74 है। और सबसे ज्यादा यूथ भी जो है वो इंडिया में है, मतलब जो लोग 15 से 24 के बीच में हैं वो भी सबसे ज्यादा इंडिया में है। लगभग 254 मिलियन है, मतलब 254 मिलियन है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है रिसेंटली जिसने एक रिपोर्ट रिलीज की है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2023 फॉर एवरी चाइल्ड वैक्सीनेशन रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया कि लगभग 67 मिलियन बच्चे जो हैं उनकी एक या एक से ज्यादा वैक्सीनेशन जो है वो नहीं हुई है पिछले 3 सालों के अंदर, स्पेशली कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान। तो मतलब यार कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान कई बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं मिली है, जिसका बहुत ज्यादा आगे हेल्थ इश्यूज आने का खतरा जो है वो पैदा हो चुका है। और ये रिपोर्ट दी है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड ने, मतलब यूनिसेफ की तरफ से इस रिपोर्ट को दिया गया है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 67 मिलियन के लगभग बच्चे एक या एक से ज्यादा वैक्सीनेशन डोजेज जो है वो मिस कर चुके हैं पिछले 3 साल में। और ये 112 कंट्रीज का सर्वे जो है वो इस रिपोर्ट में लिया गया है। और इस डिक्लाइन के कारण कई माने जा सकते हैं। आप कह सकते हो कि हेल्थ सिस्टम कई कंट्रीज में बहुत ही वीक हो गया, जैसे अफ्रीकन सिस्टम हो गया। और ऐसे ही आप कह सकते हो कईयों को रिसोर्सिस नहीं मिले, वो भी खास करके अफ्रीका के अंदर। और बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जैसे कि यूक्रेन रशिया वॉर हो रही है, उसके अंदर कुछ मिस हो गया। और इसी तरह से साथ में कोविड-19 पेंडेमिक भी तो है, इसके कारण भी जो है वो डोजेस मिस हो चुकी हैं। और इंडिया उन कंट्रीज में है जहां पे जो वैक्सीन कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा है, मतलब बच्चों की वैक्सीनेशन जो है बहुत ही अच्छे से की जाती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अप्रैल 2023, एज ऑफ अप्रैल 2023 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने जो है वो अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोला है ज़ंजीबार के अंदर। और आपने बताना है कि ये कहाँ पे है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये है तंजानिया में। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा आईआईटी है जिसने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस जो है वो आउटसाइड इंडिया खोला है।
तो ये इंटरनेशनल कैंपस खुला है तंजानिया के अंदर और इसका पहला सेशन जो है मतलब क्लासेस जो है वो स्टार्ट होंगी अक्टूबर 2023 में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और ये फर्स्ट आईआईटी है जो कि अफ्रीका के अंदर अपना जो स्थान है या अपना एक कैंपस जो है वो स्थापित करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ होने के चांसेस हैं तंजानिया के, इवन अफ्रीका वाले एरिया के, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन का जो स्तर होगा वो काफी ऊपर होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड इट्स इंडिकेटर रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो दी गई है अप्रैल 2023 में, इंडिया का रैंक इस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कितना है आया है और कौन सी कंट्री ने इसके अंदर टॉप किया है। तो इंडिया का स्थान इसमें 38 है और कौन सी कंट्री इसमें टॉप करती है, सिंगापुर इसमें टॉप करता है। तो आंसर क्या होगा इसका, 38 एंड सिंगापुर। तो लॉजिस्टिक इंडेक्स है, लॉजिस्टिक का मतलब जो हम सामान मंगवाते हैं उनको ट्रांसफर करना है, उनको स्टोर करना है, उसको हम जनरली लॉजिस्टिक कह देते हैं। तो जो भी ट्रेड लॉजिस्टिक है, जितना भी सामान ट्रेड के जरिए आ रहा है जा रहा है, तो उसमें परफॉर्मेंस एंड इंडिकेटर्स देखा जाए तो इंडिया का रैंक जो है वो आगे से 6 स्थान इंप्रूव हो चुका है। 2018 में अगर आप देखोगे तो इंडिया का स्थान 44 था, लेकिन अब 6 स्थान जंप करके इंडिया जो है वो कौन से स्थान पे आ गया, 38 नंबर पे आ चुका है। और इंडिया अकेला ही 38 नंबर पे नहीं है, इंडिया के साथ कुछ और कंट्रीज भी हैं जैसे कि लिथुआनिया, पोर्तुगल, सऊदी अरेबिया, तुर्की, ये सारी कंट्री जो है वो इंडिया के साथ अपना स्थान जो है वो शेयर कर रही हैं। कौन सी कंट्री टॉप करती है, सिंगापुर इसमें टॉप करता है। दूसरा स्थान जो है वो इसमें फिनलैंड का है, सेकंड नंबर पे फिनलैंड है और तीसरे नंबर पे इसमें कौन है, डेनमार्क है। तीसरे नंबर पे डेनमार्क है और ये डाटा 7th एडिशन है बेसिकली। इसमें मार्केट कंपिटेंट के अकॉर्डिंग इसको बताया गया है कि कितनी कंपटीशन जो है वो बढ़ गया है। इसमें कई डाटा सेट्स लिए गए हैं, कई इंडिकेटर इसमें शामिल किए गए हैं और मतलब इंडिया का रैंक इंप्रूव होने का ये भी है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति। गति शक्ति ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म है जो कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए जो है वो बेसिकली चलाया गया, जिसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है और इकोनॉमी को 2024-25 तक जो है वो बूस्ट करना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अप्रैल 2023 में मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने, जो कि इंडिया की तरफ से एक मंगोलिया का फर्स्ट ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी बनाएंगे। ये ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी कब तक कंप्लीट हो जाएगी, ये ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी जो है 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। और आपने याद रखना है कि ये कंपनी जो है वो कहाँ की है, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हैदराबाद तेलंगाना की कंपनी है जो कि इस प्रोजेक्ट को बनाएगी। इनको ऑथराइजेशन मिल चुकी है 2022 में, इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। इसको 2 फेजेस में इसको बनाया जाएगा। पहला फेज जो है वो इस रिफाइनरी का 2023 के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, इसी साल कंप्लीट हो जाएगा और इसका फेज 2 जो कंप्लीट होगा वो 2025 तक होगा, मतलब पूरा प्लांट 2025 तक जो है वो कंप्लीट होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट जो है वो सही हैं अगर हम एक रिपोर्ट देखें जिसका नाम है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2022 रिपोर्ट, जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से दी गई है। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि ये रिपोर्ट जनरली क्या कहती है और इसमें इंडिया का स्थान कौन सा है। वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा है, 8वें साल लगातार जो है वो बढ़ा है 3.7% की दर से और जो है वो सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर पूरे वर्ल्ड में हुआ, 2240 बिलियन डॉलर जो है पूरे वर्ल्ड में ये खर्च हुआ है। मतलब इतना मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो किया गया है, इवन इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद की ये फिगर है। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, आपने याद रखना है कि 8वें साल लगातार मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा है, 3.7% की दर से बढ़ रहा है। इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट स्पेंडर है पूरे वर्ल्ड में मिलिट्री एक्सपेंडिचर के तौर पे, ये गलत है। 4th लार्जेस्ट स्पेंडर है, 3rd लार्जेस्ट नहीं, 4th लार्जेस्ट स्पेंडर है पूरे वर्ल्ड में इंडिया, जो मिलिट्री के ऊपर पैसे खर्च करता है। लगभग 81.4 बिलियन डॉलर जो है वो इंडिया खर्च कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है, तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपने याद रखनी है। इंडिया की स्पेंडिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, 2021 के मुकाबले देखोगे तो 4% से 6% तक जो है वो इंक्रीज हो चुकी है और अगर 2013 के मुकाबले देखोगे तो लगभग 47% जो है वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो चुका है। तो 5 सबसे बड़े स्पेंडर जो हैं वो कौन है, 5 सबसे बड़े स्पेंडर, क्योंकि इंडिया का स्थान चौथा है तो सबसे ऊपर तो यूएसए है, फिर आता है चाइना, फिर आता है रशिया, फिर आता है इंडिया। मतलब चौथे नंबर पे जो है वो कौन सा है, इंडिया। फिर सऊदी अरेबिया ने बहुत ज्यादा खर्च करना स्टार्ट कर दिया तो सऊदी अरेबिया जो है वो 5वें स्थान पे आ गया है।
यूएसए इस लिस्ट को टॉप करता है, सेकंड लार्जेस्ट स्पेंडर है चाइना। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, अभी हम बात इसके अंदर करके हटे हैं। तो अपनी चीज ने याद रखना है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ए एंड सी है, तो आंसर क्या होगा, ओनली ए एंड सी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विद विच कंट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें उन्होंने एग्रीमेंट को नाम दिया है वर्क प्लान ऑन क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर सके, ऐसा कौन सा कंट्री है जिसके ऊपर ये एग्रीमेंट साइन किया गया है? जर्मनी ने ये एग्रीमेंट जो है वो इंडिया के साथ साइन किया है, स्पेशली कि हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है वो खास तौर से फोकस कर सकें, हम जो है वो फूड क्वालिटी के ऊपर फोकस कर सकें। तो ये एग्रीमेंट जो है वो 9th एनुअल मीटिंग थी इंडो जर्मन वर्किंग ग्रुप की, जो कि कहाँ पे हुई, बर्लिन जर्मनी के अंदर हुई। और ये एनुअल मीटिंग जो है वो 10th एनिवर्सरी भी है इस वर्किंग ग्रुप की। और दोनों साइड ने ये फोकस किया कि हम टेक्निकल बैरियर्स जो दोनों कंट्रीज का ट्रेड का है उसको हम किसी तरह से कम कर सकें या खत्म कर सकें, और इनोवेशन कर सके दोनों कंट्रीज मिलके, और ताकि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको हम अलग अलग तरह की चीजें जो है बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक रिपोर्ट रिलीज की है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 माइग्रेंट्स, रेफ्यूजीज एंड सोसाइटीज, जिसमें बताया गया कि लगभग 184 मिलियन लोग जो है वो माइग्रेंट्स हैं। 184 मिलियन लोग जो है माइग्रेंट्स हैं, मतलब जिस कंट्री में उनका जन्म हुआ है वहां पे वो नहीं रह रहे हैं, किसी और कंट्री में रह रहे हैं। और ये रिपोर्ट स्पेशली किसकी तरफ से पेश की गई है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से। आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लिया जाता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में कि ये रिपोर्ट किसकी तरफ से पब्लिश की गई है। तो 184 मिलियन लोग, मतलब लगभग 2.3% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का लोग जो कि माइग्रेंट्स हैं, जिनको सिटीजनशिप नहीं बेसिकली मिली हुई उस कंट्री की जहां पे वो रह रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनका जन्म नहीं हुआ था, जन्म कहीं और पे हुआ था। और वो लार्जेस्ट शेयर है 43% का उन कंट्रीज में जो कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं। मतलब कह सकते हो लार्जेस्ट शेयर जो है वो उन कंट्री से लोग आते हैं, मतलब 43% उन कंट्री से लोग आते हैं जो कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है वो आगे से बढ़ चुकी है और ग्रोथ हो चुकी है इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो अलग अलग कंट्रीज की तरफ से दी जा रही हैं। लेकिन हमें माइग्रेशन को बेटर तरीके से मैनेज करना होगा, उनकी डेस्टिनेशन साइट पे भी जहां पे वो पहुंच रहे हैं, ट्रांजिट साइट पे भी जब वो जा रहे हैं, या जहां से वो आए हैं, इन सभी जगह पे हमें माइग्रेशन को बेटर मैनेज करना होगा। और 184 मिलियन लोगों में से 37 मिलियन लोग जो हैं वो रेफ्यूजीज हैं, और ये नंबर जो है वो पिछले 10 सालों से 3 गुना हुआ है। तो उनके पास सिटीजनशिप ही नहीं है, वो किसी कंट्री में आप कह सकते हो कि एक तरह से वैसे ही घुसे हुए हैं। तो 3 जो है वो इसका आंसर होगा, याद रखना है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 वर्ल्ड बैंक की तरफ से दी गई है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अकॉर्डिंग टू 2023 स्पेशल 301 रिपोर्ट, जो कि ऑफिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से रिलीज की गई है, कौन सी कंट्री जो है वो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में नहीं रखी गई है 2023 की? तो ये कंट्री कौन सी है? सिंगापुर। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो 2023 की स्पेशल 301 रिपोर्ट एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस, जो आप कह सकते हो यूएस के ट्रेडिंग पार्टनर्स के तौर पे देखी जाती है, तो उसमें रिलीज की गई है रिपोर्ट। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है, मतलब उनको देखा जाता है जब भी ट्रेड किया जाता है इंडिया के साथ, तो उनकी पीछे बैकग्राउंड जो है वो चेक की जाती है हर तरह से, खास करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बचाने के लिए किया जाता है। इंडिया के साथ और भी बहुत सी कंट्रीज हैं, इंडिया है, अर्जेंटीना है, चिले है, चाइना है, इंडोनेशिया है, रशिया है, वेनेजुएला है, ये सारे इस लिस्ट में जो है वो रखे गए हैं। इसका मतलब है कि इनके साथ जब ट्रेड करना है, हम इनका सब कुछ चेक करके जो है वो ट्रेड करेंगे। मतलब अभी भी इंडिया में जो है वो इतना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं कि यूएसए के साथ हम बिना चेक किए बिजनेस कर सकें। तो मतलब यूएस ये मानता है, जनरली उन्होंने अभी भी इंडिया को अपनी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली रिलीज्ड ए रिपोर्ट। एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, टैक्स ट्रांसपेरेंसी इन एशिया 2023 एशियाज इनिशिएटिव प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिसमें बताया गया कि बहुत ही तेजी से हमें टैक्स इवेजन को रोकना होगा, जो टैक्स की चोरी करते हैं उसको रोकना होगा, और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं इलीगल तरीके से उसको रोकना होगा, स्पेशली कहां पे? एशियन नेशंस में।
तो इस रिपोर्ट में स्पेशली बताया गया कि एशियन नेशंस में सबसे ज्यादा टैक्स इवेजन है, सबसे ज्यादा टैक्स की चोरी की जा रही है, और ये रिपोर्ट दी है OECD की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की तरफ से दी गई है। तो इसमें एशियन नेशंस के ऊपर फोकस किया गया क्योंकि इनका मानना है कि अगर हम 2016 का रेवेन्यू देखें, लगभग 25 बिलियन यूरो जो है वो इवेड हुए हैं, टैक्स की चोरी हुई है। और सबसे ज्यादा चोरी जो है वो किस एरिया में हुई है, एशियन नेशंस जो है वो सबसे ज्यादा इस चोरी को करते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा एडिशन अजय वरियर एक्सरसाइज 2023 का हुआ है, जो कि एक बाइलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, जो कि रिसेंटली सेलिसबरी प्लेन्स में की गई यूनाइटेड किंगडम में। तो अजय वरियर एक्सरसाइज, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि एक्सरसाइज की गई है दो कंट्रीज के बीच में, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में, और ये इस बार सेलिसबरी प्लेन्स में की गई है क्योंकि एक बाईइनियल एक्सरसाइज है इंडिया और यूके की, जनरली 2 साल में एक बार की जाती है, और साथ ही साथ ये अल्टरनेट डेज पे होती है। मतलब आप कह सकते हो कि लाइक पिछले साल ये हुई इंडिया में, और अब जो है वो कहाँ पे हो रही है, ये यूके के अंदर हो रही है। कहाँ पे हो रही है, सेलिसबरी के अंदर हो रही है। इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट जो है वो रॉयल एयरफोर्स पे पहुंचता है, वहां पे पार्टिसिपेट करता है इस एक्सरसाइज में। तो आप कह सकते हो कि उसमें 2 गुरखा राइफल्स ब्रिटिश आर्मी की तरह के साथ प्रैक्टिस करते हैं, इंडियन आर्मी सोल्जर जो बिहार रेजिमेंट से वो वहां पे पहुंचते हैं और इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ये है 7th एडिशन। आंसर क्या होगा, 3। इसमें याद क्या रखना है, एक्सरसाइज का नाम अजय वरियर, कौन सी 2 कंट्रीज हैं इसमें, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, कहाँ पे हुई, सेलिसबरी में हुई यूके के अंदर, कौन सा एडिशन है, 7th एडिशन है। तो इस सीक्वेंस में आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम चैनल है, लेकिन हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां से ज्वाइन करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।